जलीलो ख्वार हुआ, हर तरफ बेजार हुआ। देखिए एक मुल्क किस तरह बीमार हुआ। झूठ, मक्कारी और फरेब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलते, इनके पांव नहीं होते। एक ना एक दिन आदमी को इनके सहारे चलने पर मुंह की खानी ही पड़ती है। तब वो अपना ही मुंह नोचता है, अपने को ही कोसता है, अपने को ही गालियां देता है। जन्नत जाना चाहते हो? 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है? आपने सबसे पहले घबराना। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत के साथ मुकाबला करने के चक्कर में पाकिस्तान धीरे धीरे अपना सब कुछ गंवाता जा रहा है। वो अमेरिका और भारत की दोस्ती और जो तकनीकी रूप से दोनों का गठजोड़ है, उससे पूरी तरह परेशान है। वो भागा भागा फिर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका को मना ले, लेकिन दूसरी तरफ चीन उसकी खाल उतारने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो इसे धोखा देने के चक्कर में है। मिस्टर मोईद यूसुफ और ज़राए बता रहे हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ हैं। वो अमेरिका पहुंचे हैं अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन के लिए, उनसे मिलने के लिए। यानी कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत अमेरिका का विज़िट कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए, और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूं कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहां। अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। वो अमेरिका को भी बेवकूफ़ बना रहा है, पूरी सारी दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहा है, अपनी आवाम को भी बेवकूफ़ बना रहा है। फ़ौज और इमरान खान मिलकर ये दिखा रहे हैं कि हमने अमेरिका को कोई भी स्पेस नहीं दिया है, एयर स्पेस जिसे बोलते हैं, या कोई बेसिस नहीं दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये जहाज़ उड़ कहाँ से रहे हैं, ये जहाज़ आ कहाँ से रहे हैं, तालिबान पे बम्बिंग कैसे हो रही है? बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि वो कहां से उड़कर वो अफगानिस्तान पहुंचे हैं। जोग्राफियाई अगर सूरत हाल में देखें तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़किस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, वहां पर कोई अमरीकी अड्डा नहीं है। और फिर पाकिस्तान है। तो ये कहां से वो जहाज उड़े और कौन सी फजाई हदूद से? क्योंकि बज़ाहिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के बगैर और कोई जगह नहीं है जहां से उड़ के उन्होंने बॉम्बिंग की हो। बड़ा सवाल है। गए तो कैसे गए, कहां से गए, हुक्काम हमें बताएं। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे इसका जवाब मिला। मैं आपको फिर बताता हूं कि जनरल फैज़ हमीद उनको मोईद यूसुफ को क्यों अमेरिका लेके गए हैं, और अब ये फैसला कौन टाइम है मैं आपको बताऊंगा पूरा बिल्कुल आमने सामने। और ये बड़ा एक अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। और फिर ये अगर वो बड़ा सवाल, अगर उन्होंने हमारी एयर स्पेस यूज की है तो फिर हमारा दिफाई निजाम कहां है? अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है तो क्या पाकिस्तानियों को पता था? और क्या हमें यह पता था कि वो जो एयर स्पेस यूज कर रहे हैं वो तालिबान पर, अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग के लिए यूज कर रहे हैं? अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूं कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए कि जनाब एयर स्पेस यूज ना करें। पाकिस्तान अपनी ही मौत मारा जाएगा। पाकिस्तान अपने ही बोए जहर को इतना पिएगा कि उसकी नसें फूलकर, फटकर दिमाग, कान, नाक और उसकी तमाम नाड़ियों से बाहर टपकने लगेंगी। और वह मुल्क जो
70 साल पहले उन्हें तोहफे में मिला था वो धीरे धीरे खत्म और बर्बाद हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। 3 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथी और सीनियर पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वाशिंगटन की ग्रीनियर कंसल्टेंट नामी लॉबिंग फर्म के साथ 6 महीनों का मुआहदा किया, जिसमें $25,000 माहाना देने के एवज हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी सदर तक पहुंचाना था लॉबिंग कर। जी बिल्कुल, ये 6 महीने का मुआहदा जब मैंने इसके डॉक्यूमेंट फारा की वेबसाइट के ऊपर, जो फेडरल गवर्नमेंट की, अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पे जो भी बंदा दूसरी गवर्नमेंट के, जैसे ये रॉबर्ट ग्रीनियर जो है पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे लॉबिंग करेगा तो एज ए फॉरेन एजेंट अपने आप को डिक्लेयर करना होता है। तो वहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस बंदे से मिलना चाहिए। तो मई में जो 6 महीने का मुआहदा हुआ है, चंद दिन पहले ही फारा की वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुआ। तो मैं फौरी तौर पर उनका जो ऑफिस जो डिक्लेयर किया हुआ था वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई जिंदगी के नामो निशान नहीं थे। $25,000 पर महीने के ऊपर उस फर्म को हायर किया गया, जो एक नॉर्मली जो एक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है वो यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, वहाँ पे लॉबिंग के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी को हायर किया जाता है जिनके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि इस ये जो ग्रीनियर कंसल्टिंग है, इसका जो लिखा गया है फारा के डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि ये पाकिस्तान के मफादात को सेनेट और कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहाल करने में मदद करेगी। जो बाइडन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात नहीं की, फोन नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल, ये जो कांग्रेस और सेनेट की जो कमेटी है जो इस सारे मैटर को ओवरसीज करते हैं, किस मुल्क के साथ क्या बात करनी है, उन्होंने अभी तक नाराजगी, वो सख्त नाराज हैं पाकिस्तान से। जन्नत जाना चाहते हो, 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। देखिए मेरे भाई, मैं मंशियात के खिलाफ 14 अगस्त के बाद जहाद करने जा रहा हूं और शायद मैं 28 तारीख को सियाचिन ग्लेशियर भी जा रहा हूं। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में इस सरहद को भी मैं देखा हूं। अजीम तरीन दुनिया की फौज है पाकिस्तान की, जिस पे जितना फख्र किया जाए वो कम है। वो बदनसीब है नवाज शरीफ, जिस फौज ने उसको जो GHQ के गेट की पैदावार है, जनरल जिलानी से पहले इस मुल्क में उसका कोई नाम नहीं जानता था, जो फौजी नर्सरियों से निकला, कोई एक स्टेटमेंट, एक सिंगल कालमी उसकी बता दे। और जुल्म की बात यह है कि उसी फौज के खिलाफ बदजमानी करता है, सारी जिंदगी लगा रहे। ये लोग इक्तदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। इंपॉर्टेंट खबर यह आई है कि इंडिया के 3000 फौजी जो हैं वो काबुल पहुंच चुके हैं और वो खास एक मिशन के लिए गए हैं। नेटो ने अब तुर्की पे जोर दिया है कि नेटो चाहता है कि तुर्की को इस्तेमाल किया जाए अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था, उर्दुगान को, तुर्की को कह दिया था कि आप जो है काबुल के हवाई अड्डे की आप निगरानी नहीं करेंगे और आप चले जाएं, हमें अगर जरूरत था तो हम आपको खुद बुलाएंगे। इस चीज को तुर्की ने नापसंद किया और इसी को यही बात बुनियादी तौर पर जो है तालिबान और तुर्की के दरमियान एक इख्तलाफ का बाइस बनी है। और हमारे पास ये भी इत्तलात है कि कुछ हो सकता है कि लोग कोशिश कर रहे हैं दरमियान में, इसमें शायद चीन भी हो सकता है, ईरान तो खैर नहीं है, कंफर्म बात है मेरी, लेकिन चीन है और हो सकता है शायद को पाकिस्तान भी पसे पर्दा हो की कोशिश की जा रही है कि तालिबान की सरबराह की, तालिबान की एक बराह रास्त उर्दुगान से मुलाकात हो जाए ताकि इस मामले को ये हटाया जाए, मतलब खत्म किया जाए, वरना क्योंकि ये एक नया मसला इशू खड़ा हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जुल्म ढाए हैं, अब उसका रंग दिखने लगा है। अब वहां के लोग बगावत पे उतर आए हैं। आज पूरा पाकिस्तान थर्राया हुआ है। उसे लगता है कि बांग्लादेश की तरह एक ना एक दिन अब कश्मीर भी भारत के कब्जे में चला ही जाएगा। अब मुझे ये शर्म आ रही है ये कहते हुए कि जब आजाद कश्मीर में, वादी नीलम में, शारदा में शटरडाउन और वहां पर कर्फ्यू जैसा समा, और फिर मुझे ये शर्म आती है कहते हुए कि ये तो सीन इंडिया के हैं कि इंडिया में इंटरनेट भी बंद हुआ, वो जो लॉकडाउन हुआ था उसमें टेलीफोन की सर्विस भी मुअत्तल की गई, बंद की गई। इसी तरह इस वक्त वादी नीलम में भी ये सब कुछ बंद है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, मोबाइल सर्विस भी बंद है। तो अब सूरत हाल वहां पर यह है कि वहां पर फसादात फूट चुके हैं और इंडिया वाले इसको खैर जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली की वजह से। खैर बलोची भी बड़े वो अपने हक में आवाज उठाते हैं, लेकिन वो, मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार कि हमें सेंसिटिविटी का पता नहीं है।
हमें पता नहीं है कि हम वो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं यार। अभी तो उसका फैसला होना बाकी है। अभी तो वो हमारे साथ अगर हैं तो वो एक इंटरम सेटअप ही है। ये तो कश्मीर की एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है जो ज़ाहिर अच्छी नहीं है। और दूसरा पहलू इसमें यह है कि पाकिस्तानी अवाम तक ये मैसेज गया है कि वो जिससे चाहे वोट दें, उनका वोट नहीं कबूल किया जाएगा, उनके वोट को मुस्तरद कर दिया जाएगा। जुल्म आप कर रहे हैं तो ये लावा फटेगा और ये बहुत खतरनाक होगा। आप देख लें, बांग्लादेश हमारे सामने है, हम अपना बाजू खो चुके हैं। हम उसे कहते थे कि ये लाइबिलिटीज है, तो आप कहते कि देखो इनका क्या अशर है, ये तो ऐसे ही थे बंगाली, लेकिन वो तो आज एशियन टाइगर बन रहे हैं और वो इस पोजीशन पे हैं कि 2028 में हमें लोन देंगे। क्या चीज उनकी डिस्कस करूं, एक अलग है। तो बांग्लादेश का सूरत हाल देख लीजिए, क्या हुआ शेख मुजीबुर रहमान के साथ ताकत की बुनियाद पर क्या किया, कोई फायदा नहीं हुआ। बांग्लादेश अलग हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ, उसको अवामी मकबूलियत थी, उसको अवामी सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तानी था, कलकत्ता में नारा लगाता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो वो आदमी आखिर क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ, क्यों इस नहज पे पहुंचा, कभी सोचा है? नहीं सोचा। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा और एक खतरनाक गेम हमने खेला जिसका बुनियाद हुआ कि हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया। हम समझ रहे थे कि यहाँ पटसन है और सैलाबी सैलाब है, लेकिन उस मुल्क ने हमें दिखा दिया कि वो कहाँ चला गया। ये वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये सानेहात जो होते हैं इनके पीछे एक कहानी होती है। मिसाल के तौर पर जो बांग्लादेश में हुआ था वो कोई एक दिन की कार्रवाई थोड़ी थी। हालात खराब हैं सरकार, और कश्मीर हमारा तो उनके साथ जो रिश्ता है वो उस रिश्ते को मेरा ख्याल है हमने शायद एक्सप्लॉइट ही किया है, उस नारे को कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो मकबूजा कश्मीर वाले लगाते हैं। तो इधर वाले कश्मीर वाले खुद मुख्तार कश्मीर का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये एक्सप्लॉइट करेंगे। नफरत जो है ये वाली, जो इमरान खान के खिलाफ नफरत है या हुकूमती इकदाम के खिलाफ नफरत है या जिसके भी खिलाफ नफरत है, या वहां पर जिस तरह हमारी चीरा दस्तियां, रियासती चीरा दस्तियां अगर कहीं पर हैं तो वो रोक दी जाए। और वहां जो कल से नारे सुनने में आ रहे हैं वो अच्छे नारे नहीं है। खास तौर पर वो एक जगह पर फोर्सेस ने फायरिंग की, उसमें 1-2 आदमी शहीद हो गए, कुछ जख्मी भी हो गए। तो उसके बाद जो नारेबाजी हुई वो भी आपने सुन ली होगी सोशल मीडिया पर। ये पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के नारे कश्मीर में कम से कम नहीं सुने गए थे। अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। जन्नत जाना चाहते हो, 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। इमरान खान और उनकी फौज के लिए आज सारे सच्चे मुसलमानों की तरफ से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, कितना गिरोगे और तुम नकली मौलाना, थूक रहा है आज तुम पे सारा जमाना।